रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये एक ऐसी किताब है जो हमारी सोच बदल देती है। ये किताब हमें अमीर अमीर क्यों और गरीब गरीब क्यों ये बड़ी आसान भाषा में बताती है। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी उनके रियल डैड को पुअर डैड कहते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे, और रॉबर्ट उनके बेस्ट फ्रेंड माइक के डैड को रिच डैड कहते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन थे। रॉबर्ट हमें इस बुक से ऐसे लेसन्स देते हैं जिसे अगर कोई भी फॉलो करे तो वो अमीर बन सकता है। अब हम इन लेसन्स को बड़ी आसान भाषा में समझेंगे। आपका स्वागत है इन्वेस्टमेंट रैली की एक और नई वीडियो में। लेसन नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं और अमीर लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है। एक दिन रॉबर्ट कियोसाकी उनके रियल डैड से एक सवाल पूछते हैं कि डैड, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। उनके डैड न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। ये सवाल सुनकर उन्होंने न्यूज़पेपर नीचे रखा और रॉबर्ट कियोसाकी से पूछा कि तुम्हें अमीर क्यों बनना है। फिर रॉबर्ट ने कहा कि उनके एक दोस्त को उसकी मॉम एक ब्रांड न्यू कार में स्कूल में ड्रॉप करने आई थी और वो वीकेंड पर उनके बीच हाउस पर जाने वाले हैं। वो उसके 3 दोस्तों को भी बीच पर लेके जाने वाला है, लेकिन उसने मुझे और माइक को आने से मना कर दिया है। उसने कहा कि तुम दोनों गरीब हो, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। ये सुनकर रॉबर्ट के डैड यानी कि पुअर डैड वापस से न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए। रॉबर्ट उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे। उस वक्त रॉबर्ट कियोसाकी सिर्फ 9 साल के थे। ये बात है 1956 की। रॉबर्ट जिस स्कूल में जाते थे वहां पर अमीर लोगों के बच्चे भी थे। 6th ग्रेड के बाद अमीर लोग उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी के रियल डैड के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उन्हें प्राइवेट स्कूल में भेज सके। जैसे हमारे इंडिया में भी 2 प्रकार के स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। अगर आपको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन चाहिए तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। वैसे ही अमेरिका में भी होता है। रॉबर्ट कियोसाकी पैसे कम होने के कारण गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते थे। फाइनली अब रॉबर्ट कियोसाकी के डैड न्यूज़पेपर नीचे रखते हैं और जवाब देते हैं कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना होगा। इस पर रॉबर्ट कहते हैं कि मैं पैसे कैसे बनाऊंगा। इस पर उनके डैड कहते हैं कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इसके बाद अगली सुबह रॉबर्ट उनके बेस्ट फ्रेंड यानी कि माइक को ये सब बातें बताते हैं। रॉबर्ट को ये नहीं पता था कि वो कैसे पैसे बनाएंगे, लेकिन उन्होंने माइक से पूछा कि क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे। इस तरह माइक और रॉबर्ट की पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि रॉबर्ट और माइक सिर्फ 9 साल के थे तो उन्हें यह नहीं पता था कि पैसे घर पर बनाना इलीगल है और पैसा घर पर नहीं बनाया जा सकता। बहुत रिसर्च करने के बाद माइक को एक साइंस बुक से आइडिया मिला और इस तरह 2 पार्टनर्स को उनका पहला बिजनेस मिल गया था। कई हफ्तों तक वो दोनों लोगों के घर जाकर उनसे खत्म हुए टूथपेस्ट के खाली ट्यूब्स मांगते थे। उन्होंने बहुत सारी ट्यूब्स इकट्ठा की और वो ट्यूब्स को मेल्ट करके उससे कॉइन बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी समय रॉबर्ट के डैड आते हैं और कहते हैं, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। रॉबर्ट कहता है कि आपने जो हमें करने के लिए कहा है हम वही कर रहे हैं, हम अमीर बनने जा रहे हैं। रॉबर्ट के डैड उन्हें ये सब बंद करने के लिए कहते हैं और उनके साथ बैठने के लिए कहते हैं। उनके डैड ने रॉबर्ट और माइक को समझाया कि ऐसे मेटल को मेल्ट करके उससे पैसे बनाने की कोशिश करना इलीगल होता है, लेकिन तुम बच्चों ने कमाल की कोशिश की है। बहुत से लोग सिर्फ बातें करते रहते हैं, अमीर बनने के सपने देखते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते हैं। रॉबर्ट और माइक उदास हो जाते हैं और फिर रॉबर्ट उनके डैड से पूछते हैं कि आप अमीर क्यों नहीं है। इस पर उनके डैड कहते हैं, क्योंकि मैं एक स्कूल टीचर हूँ और स्कूल टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, हमें बस टीचिंग करना पसंद होता है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि पैसे कैसे बनाते हैं। लेकिन तुम माइक के डैड से पैसे बनाना क्यों नहीं सीखते। इस पर माइक बोला, क्या मेरे डैड? लेकिन अगर मेरे डैड को पैसे बनाना पता है तो फिर हमारे पास बाकी लोगों की तरह शानदार कार या फिर घर क्यों नहीं है। रॉबर्ट के डैड ने कहा कि बस कार या फिर घर होने का ये मतलब नहीं है कि आपको पैसे के बारे में सब कुछ पता है। माइक, तुम्हारे डैड अलग है, वो एक साम्राज्य बनाने में लगे हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द वो एक बहुत ही अमीर आदमी बनेंगे। ये बात सुनकर रॉबर्ट और माइक बहुत ही एक्साइटेड हो गए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि माइक के डैड बहुत ही लेट कर आते थे। वो कई सारे वेयर हाउसेस, कंस्ट्रक्शन कंपनी और कई सारी दुकानें और 3 रेस्टोरेंट के मालिक थे। माइक ने उसके डैड से पूछा और वो उन दोनों को सिखाने के लिए तैयार हो गए और नेक्स्ट सैटरडे को रॉबर्ट और माइक
उनसे मिलने के लिए चले गए और यहीं से पहला लेसन शुरू होता है। रॉबर्ट और माइक सुबह 8 बजे ही उनसे मिलने के लिए चले गए, लेकिन माइक के डैड पहले से ही बिजी थे और उन्होंने रॉबर्ट और माइक को इंतजार करने के लिए कहा। कुछ समय बाद वो उन दोनों से बात करने लगे। माइक के डैड ने कहा, रॉबर्ट, क्या तुम्हें पैसे बनाना सीखना है? रॉबर्ट कियोसाकी हाँ कहते हैं और माइक के डैड उन्हें एक ऑफर देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन ये तुम्हारे स्कूल के क्लासरूम जैसा नहीं होगा। तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तभी मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अगर तुम काम नहीं करोगे तो नहीं सिखाऊंगा। रॉबर्ट कहता है कि क्या मैं एक सवाल पूछूं? इस पर माइक के डैड कहते हैं कि नहीं, या तो ऑफर लो या फिर मत लो। रॉबर्ट ऑफर ले लेते हैं और माइक के डैड उन्हें हर सैटरडे 3 घंटे काम करने के 30 सेंट्स यानी कि 30 पैसे देते हैं। इसके बाद रॉबर्ट और माइक मिस मार्टिन के साथ काम करते हैं, जो माइक के डैड के रेस्टोरेंट्स को मैनेज करती थी। रॉबर्ट और माइक 3 हफ्ते तक हर सैटरडे काम करते रहे और दोपहर को उन्हें उनके 30 सेंट्स मिल जाते थे। इस काम से रॉबर्ट बहुत परेशान हो गए। उन्हें लगा कि वो कुछ भी नया नहीं सीख रहे हैं और उन्होंने ये जॉब छोड़ने का फैसला लिया। रॉबर्ट के रियल डैड भी बहुत गुस्सा हो गए थे और वो कह रहे थे कि रॉबर्ट को कम से कम 25 सेंट्स तो मिलने ही चाहिए थे। रॉबर्ट गुस्से में रिच डैड के ऑफिस जाते हैं और उन्हें वहां पर बहुत टाइम बैठना पड़ता है। फाइनली माइक के डैड यानी कि रिच डैड रॉबर्ट को अंदर बुला लेते हैं। रिच डैड कहता है कि मुझे पता है तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए या फिर तुम ये जॉब छोड़ दोगे। इस पर रॉबर्ट कहता है कि आपने कहा था कि मैं अगर यहाँ पर काम करूँ तो आप मुझे पैसे बनाना सिखाओगे। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए काम करता हूँ, लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप झूठे हैं, आपको बस पैसे ही चाहिए। आपने मुझे इंतजार करवाया। मैं एक छोटा बच्चा हूँ, लेकिन मुझे भी थोड़ी तो रिस्पेक्ट मिलनी ही चाहिए थी। रॉबर्ट गुस्से में इतना कुछ बोल गए थे। रिच डैड ने कहा, एक ही महीने में तुम मेरे बाकी एम्प्लॉयज की तरह बोलने लग गए हो। रॉबर्ट इस पर कहते हैं कि आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। रिच डैड कहते हैं, मैं तो तुम्हें सिखा ही रहा हूँ। रॉबर्ट कहता है, आपने तो मेरे साथ एक भी बार बात नहीं की और आप कैसे कह रहे हैं कि आप मुझे सिखा रहे हैं? रिच डैड कहते हैं कि क्या सिखाने का मतलब बातें करना या फिर लेक्चर देना होता है? रॉबर्ट इस पर हाँ कहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि ये सब तुम्हारी स्कूल में होता है और असल जिंदगी में ऐसे नहीं सिखाया जाता। जिंदगी आपसे बात करके नहीं सिखाती, ये बस आपको पुश करती है। हर एक धक्का ये कहता है कि उठो, यहाँ कुछ है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ। जब भी जिंदगी आपको कुछ नया सिखाना चाहती है तब लोग गुस्सा हो जाते हैं उनके बॉस पर, उनकी जॉब पर या किसी और पर, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिंदगी उन्हें कुछ सबक देना चाहती है, कुछ नया सिखाना चाहती है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कुछ लोग फाइट ही करते रहते हैं और कुछ लोग सीख लेके आगे निकल जाते हैं। रिच डैड ने कहा, रॉबर्ट, अगर ये बात तुम समझ गए तो तुम एक होशियार और अमीर इंसान बनोगे। अगर ये बात नहीं सीखोगे तो जिंदगी भर अपने बॉस को, कम सैलरी को, अपने प्रॉब्लम्स को ब्लेम करते रहोगे। रिच डैड ने कहा कि मैंने तो तुम्हें बस जिंदगी की एक झलक दी है। तुम बच्चे ऐसे पहले हो जिन्होंने मुझे पूछा है कि कैसे पैसे बनाए। मेरे पास 150 से ज्यादा एम्प्लॉइज है, मगर कोई नहीं पूछता कि पैसे कैसे बनाए। रॉबर्ट कियोसाकी अभी भी गुस्सा थे। रिच डैड ने कहा कि मुझे ब्लेम करना और मुझे प्रॉब्लम समझना छोड़ दो। अगर मुझे प्रॉब्लम समझोगे तो तुम्हें मुझे बदलना होगा, और अगर खुद को प्रॉब्लम समझोगे तो तुम्हें खुद को बदलना होगा, और खुद को बदलना दूसरों को बदलने से काफी आसान है। रिच डैड कहते हैं कि ज्यादा पैसे लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर सकते। इस पर रॉबर्ट कहते हैं, तो प्रॉब्लम्स को दूर कैसे करें? रिच डैड ने कहा कि तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल करो। इस वक्त रॉबर्ट कियोसाकी को पता चल चुका था कि उनके हाईली एजुकेटेड डैड गरीब क्यों है और रिच डैड अमीर क्यों बनते जा रहे हैं। ये एक ही चीज थी जो डिफरेंस क्रिएट कर रही थी, और रॉबर्ट इसे लेसन नंबर 1, द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम, ऐसा कहते हैं। अवॉइडिंग वन ऑफ द लाइफ्स बिगेस्ट ट्रैप। रिच डैड कहता है कि लोग बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं बहुत कम पैसों के लिए, और वो जॉब सिक्योरिटी नाम की इल्यूजन पे अड़े रहते हैं। इस इल्यूजन को बेस्ट समझते हैं। रिच डैड रॉबर्ट और माइक से कहते हैं, अगर ये काम तुम्हें एक्साइटेड लग रहा है तो मैं तुम्हें अभी 25 सेंट्स 1 घंटे के देता हूँ। ये बात सुनकर तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ रही है या फिर नहीं? ठीक है, मैं तुम्हें $1 पे करता हूँ। ये बात सुनकर रॉबर्ट का दिल जोरों से धड़कने लगा। रिच डैड ने कहा, ठीक है, $2 मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, तो $5 मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन इतना लालच देने के बाद भी रॉबर्ट और माइक कुछ भी नहीं बोले। रिच डैड ने कहा, बहुत अच्छे। बहुत से लोग प्राइस देखकर काम करते हैं क्योंकि वो इमोशन से कंट्रोल होते हैं, फियर एंड ग्रेड।
पैसों के बिना रहने का फियर लोगों को मोटिवेट करता है हार्डवर्क करने के लिए, और जब उन्हें पैसे मिल जाते हैं तब वो ग्रीडी हो जाते हैं और पैसा क्या क्या शानदार चीजें खरीद सकता है उसके बारे में सोचते हैं। और फिर एक पैटर्न सेट हो जाता है, सुबह उठो काम करो बिल्स पे करो, सुबह उठो काम करो बिल्स पे करो। और फिर लोगों की लाइफ हमेशा के लिए इन दो इमोशन से कंट्रोल हो जाती है, फियर और ग्रिड, और इसी को रैट रेस कहते हैं। लोगों को पैसा ना होने का डर लगा रहता है क्योंकि वो इमोशनली सोचते हैं और उनके दिमाग का यूज नहीं करते, और जब उन्हें उनकी सैलरी या फिर कुछ पैसे मिल जाते हैं तब वो खुश हो जाते हैं। यहीं पर ग्रिड आ जाती है, वो सोचते हैं ज्यादा पैसे होने से उनका डर कम हो जाएगा, इसीलिए वो वापस हार्डवर्क करने काम करने आ जाते हैं। लेकिन वो जो सोचते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस ट्रैप को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। फियर और ग्रिड, इन दो इमोशंस को हमें अपने फायदे के लिए यूज करना है। रिच डैड कहते हैं कि गरीबी का कारण डर और पैसे की समझ ना होना है, इसका कारण इकोनॉमी या फिर गवर्नमेंट या फिर अमीर लोग नहीं है। जब लोगों को ज्यादा पैसे दिए जाते हैं तो उनकी इच्छा और बढ़ जाती है, वो इमोशनली सोचते हैं, लेकिन हमें अपने इमोशंस को अपनी लाइफ को कंट्रोल करने नहीं देना है। बहुत से लोग पेरेज, जॉब सिक्योरिटी, इन सब के पीछे भागते रहते हैं। ये ऐसा है जैसे किसी गधे को गाजर का लालच देकर उसका मालिक उसे चलाता है। इस पर माइक ने पूछा, क्या हमारे नए खिलौने या फिर नई चीजें गधे को गाजर दिखाने जैसी है? इस पर रिच डैड कहते हैं, हाँ, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपके खिलौने और ज्यादा महंगे बनते जाते हैं, जैसे नई कार, बोट, घर, और आप इस ट्रैप में फंसते ही जाते हैं। सीइंग व्हाट अदर्स पीपल मिस। रिच डैड रॉबर्ट और माइक से जाते जाते कहते हैं कि बच्चों, काम करते रहो, लेकिन जितनी जल्दी तुम सैलरी की जरूरत है ये भूल जाओगे, तुम्हारी आगे की जिंदगी उतनी ही अच्छी होती जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, फ्री में काम करो, और तुम्हारा दिमाग जल्दी तुम्हें ऐसे रास्ते दिखाएगा कि मैं तुम्हें जितना पैसा देता हूँ उससे कई ज्यादा पैसे बना पाओगे, और तुम वो चीजें देख पाओगे जो बाकी लोग नहीं देख पाते। इसके कुछ दिनों बाद रॉबर्ट मिस मार्टिन को देखते हैं कि वो कॉमिक बुक के फ्रंट पेज को हाफ कट कर रही थी और बाकी बची कॉमिक बुक को एक बड़े बॉक्स में फेंक रही थी। रॉबर्ट ने उसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही है? मिस मार्टिन ने कहा कि वो कॉमिक बुक के फ्रंट कवर को कॉमिक डिस्ट्रीब्यूटर को उधार पर दे रही है। जब भी डिस्ट्रीब्यूटर नई कॉमिक्स लाता था तब वो ऐसा करती थी। रॉबर्ट को एक आइडिया आता है और कुछ समय बाद वो उस कॉमिक डिस्ट्रीब्यूटर से पूछते हैं कि क्या आप ये कॉमिक बुक्स हमें दे सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें कॉमिक्स चाहिए तो तुम्हें इस स्टोर के लिए काम करना पड़ेगा और तुम इनमें से एक भी कॉमिक को बेच नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे पास जितना समय चाहिए उतना रख सकते हो। रॉबर्ट और माइक ने ये बात मान ली और माइक के घर की बेसमेंट की रूम में उन्होंने बहुत सारी बुक्स रख दी। उन्होंने माइक की सिस्टर को हेड लाइब्रेरियन बनाया और उनकी लाइब्रेरी में आने वाले हर एक बच्चे से वो 10 सेंट्स चार्ज करती थी। उनकी लाइब्रेरी 2:30 बजे से 4:30 बजे तक खुली रहती थी और बच्चे 2 घंटे में जितनी चाहे उतने कॉमिक्स पढ़ सकते थे। इस बिजनेस से रॉबर्ट और माइक हर हफ्ते $9.5 बनाना शुरू कर देते हैं और वो माइक की सिस्टर को $1 हर एक हफ्ते देते थे। माइक और रॉबर्ट उस कॉमिक डिस्ट्रीब्यूटर के स्टोर पर हर सैटरडे काम करते थे और उनसे कॉमिक्स कलेक्ट करते थे, लेकिन वो एक भी कॉमिक्स को रीसेल नहीं करते थे और जब कॉमिक बहुत ज़्यादा खराब हो जाती थी तब वो उन कॉमिक्स को जला देते थे। लेकिन 3 महीने बाद उनके पड़ोस के कुछ शैतान बच्चों ने उनकी लाइब्रेरी में फाइट कर दी और फिर रिच डैड ने उन्हें बिजनेस बंद करने के लिए कहा। लेकिन रिच डैड बहुत खुश थे कि रॉबर्ट और माइक ने पैसों के लिए काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने पैसों को काम पर लगाया और पैसे बनाए भी। रॉबर्ट और माइक को फर्स्ट लेसन समझ आ गया था और रिच डैड उन्हें अगला लेसन सिखाने के लिए तैयार हो गए थे। लेसन नंबर 2, व्हाई इट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना पैसा बनाते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने पैसे रखते हो। 1990 में माइक ने उसके डैड का एम्पायर चलाना शुरू कर दिया था और रॉबर्ट और माइक साल में 1-2 बार ही गोल्फ खेलने के लिए मिलते थे और 1994 में रॉबर्ट कियोसाकी और उनकी वाइफ किम रिटायर हो गए थे। उस वक्त रॉबर्ट कियोसाकी 47 ईयर्स के थे और किम 37। उन दोनों को अब पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं थी, उनकी वेल्थ बढ़ती जा रही थी। रॉबर्ट कियोसाकी से लोग पूछते हैं कि आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है या मैं शुरुआत कहां से करूं, क्या आप मुझे कोई किताब रिकमेंड करोगे? ये सब सुनकर रॉबर्ट एक ही कहानी याद दिलाते हैं। ये कहानी है बहुत ही अमीर और सक्सेसफुल लोगों की। 1923 में अमीर बिजनेसमैन और लीडर्स का ग्रुप शिकागो में एक होटल में मीटिंग रखते हैं। इस मीटिंग में शामिल थे
Charles Schwab, head of the largest independent steel company, Samuel Insull, president of the world's largest utility, Howard Hobson, head of the largest gas company, Ivor Krieger, president of the International Match Company, Leon Fraser, president of the Bank of International Settlement, Richard Whitney, president of the New York Stock Exchange, Arthur Cotton and Jesse Livermore, two of the biggest stock speculator। इतने सक्सेसफुल और अमीर ये लोग थे, लेकिन 25 साल बाद इनमें से सभी लोग कंगाल हो गए थे। कुछ जेल चले गए तो कुछ ने सुसाइड कर लिया था। और इस बर्बादी का कारण बना 1929 का मार्केट क्रैश और महामंदी। बहुत से लोग सिर्फ पैसों पर फोकस करते हैं, ना कि उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन पर। अगर हम हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन पर फोकस करें तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम सरवाइव कर सकेंगे। याद रखना कि इंटेलिजेंस प्रॉब्लम सॉल्व करती है और मनी प्रोड्यूस करती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बिना पैसा होना जल्दी पैसा ना होने जैसा है। हम कई कहानियां सुनते हैं कि लॉटरी विनर्स ने करोड़ों जीते, लेकिन कुछ ही सालों में वो वापस गरीब बन गए। रॉबर्ट कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि आपने कितने पैसे बनाए, बल्कि यह जरूरी है कि आपने वो पैसे कब तक अपने पास रखे। रिच डैड कहते थे कि अगर आपको अमीर बनना है तो फाइनेंशियल लिटरेट होना बहुत जरूरी है। जैसे किसी भी बिल्डिंग का बेस अगर स्ट्रांग हो तभी बिल्डिंग अच्छे से बनती है, वैसे ही फाइनेंशियल लिटरेसी है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देख लेते हैं। रूल नंबर 1, यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड बाय एसेट्स। अमीर लोग एसेट्स एक्वायर करते हैं और गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज एक्वायर करते हैं, जिसे वो एसेट समझते हैं। ये पैटर्न होता है एक एसेट्स का। यहाँ पर एसेट से इनकम आती दिख रही है और एसेट्स वो होते हैं जो हमारी पॉकेट में पैसा डालते हैं। ये पैटर्न होता है एक लायबिलिटी का। इसमें पैसे एक्सपेंसेस के रूप में बाहर जाते हैं और लायबिलिटी वो होती है जो हमारी पॉकेट से पैसा निकालती है। रिच डैड कहते हैं अगर आपको अमीर बनना है तो अपनी लाइफ में एसेट्स खरीदो। ये होता है गरीब लोगों का कैश फ्लो पैटर्न। उनके पास एसेट्स भी नहीं है और लायबिलिटीज भी नहीं है। उनके पास जो पैसा आता है वो पूरा खर्च हो जाता है। यह है मिडिल क्लास लोगों का पैटर्न। इनके पास गरीबों से ज्यादा पैसा आता है, लेकिन वो लायबिलिटीज खरीदते हैं। यह है अमीर लोगों का कैश फ्लो पैटर्न, जिसमें एसेट से इनकम आती है। रॉबर्ट कहते हैं लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं, लेकिन उन्हें पैसों को मैनेज करना पता नहीं है। बहुत से लोग उनके घर को एसेट समझते हैं, लेकिन रिच डैड घर को एक लायबिलिटी समझते हैं। रिच डैड कहते हैं कि बड़ा घर मतलब बड़े खर्चे, जिस वजह से कैश फ्लो बाहर जाता रहेगा। इसीलिए घर एक लायबिलिटी है। एसेट्स वो होते हैं जो आपकी पॉकेट में पैसा डालते हैं, लेकिन घर आपसे बहुत सारे तरीके से पैसे लेता है, जैसे लोन, टैक्स और कई प्रकार के खर्चे। घर एक इमोशन से कनेक्टेड चीज है और जब पैसों की बात होती है तब ज्यादा इमोशंस मतलब कम फाइनेंशियल लिटरेसी दर्शाते हैं। बहुत से लोग नए नए घर खरीदते रहते हैं और हर बार उन पर 30 साल तक का लोन पे करने का बोझ बढ़ता जाता है। बहुत से लोग समझते हैं कि हर बार घर की कीमत ऊपर ही जाती है, लेकिन ये बात गलत है। रॉबर्ट के कई दोस्त हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स में घर खरीदे हैं और अब उनकी वैल्यू कई गुना कम हो गई है। अगर आपका सारा पैसा घर में लगा है तो आपको और ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पैसे एक्सपेंस के रूप में बाहर जाते रहेंगे। रॉबर्ट कहते हैं अगर आपको घर खरीदना है तो पहले एसेट से उतनी इनकम जनरेट करो, बाद में ही घर खरीदो। अमीर इसलिए अमीर बनते जाते हैं क्योंकि उनके एसेट्स उनके एक्सपेंसेस कवर करे इतना इनकम जनरेट करते हैं और वो अपने इनकम को वापस से री इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उनकी वेल्थ बढ़ती जाती है। अब मिडिल क्लास इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनका इनकम आता है सैलरी से। जैसे उनका इनकम बढ़ता है वैसे उन पर टैक्स भी बढ़ जाता है और वैसे उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं और वो कभी रैट रेस से बाहर ही नहीं निकल पाते। वो उनके घर को सबसे बड़ा एसेट समझते हैं। जैसे उनकी सैलरी बढ़ती है वो ज्यादा खर्च करते हैं। आज के समय में म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि वो सेफ्टी रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज म्यूचुअल फंड बायर बहुत ज्यादा बिजी होते हैं अपने टैक्सेस भरने में, लोन पे करने में, अपने बच्चों के लिए कॉलेज फीस सेव करने में, अपने क्रेडिट कार्ड्स का लोन पे करने में। उनके पास इन्वेस्टिंग सीखने का टाइम ही नहीं है, इसीलिए वो म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर पर टोटली डिपेंड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि म्यूचुअल फंड्स में उनका पैसा सेफ है क्योंकि वो डाइवर्सिफाइड है। मिडिल क्लास लोगों के बैलेंस शीट कभी टैली नहीं होते हैं क्योंकि उनकी लायबिलिटीज बढ़ती जाती है और एसेट बहुत कम। उनकी जिंदगी उनके एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड होती है, इसीलिए जब भी कोई अच्छी डील्स आती है तो उसे ले नहीं पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं और डेट में डूबे होते हैं।
इसीलिए एसेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंस कर पाना बहुत जरूरी है। अपना ध्यान एसेट्स खरीदने पर लगाए, इससे आपका एसेट कॉलम बढ़ने लगेगा, और अपने खर्चे और लायबिलिटीज कम रखें ताकि आपके पास और ज्यादा पैसा रहे एसेट्स खरीदने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप और ज्यादा स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे जिसमें आपको 100% या इन्फिनिटी रिटर्न मिल सके। जैसे $5,000 की इन्वेस्टमेंट $1 मिलियन बनना या उससे ज्यादा। इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट को मिडिल क्लास लोग रिस्की कहते हैं, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हो तो ये डील्स रिस्की नहीं है। एम्प्लॉय इन तीनों के लिए काम करता है। नंबर 1 कंपनी, नंबर 2 गवर्नमेंट, नंबर 3 बैंक। इसका सार ये है कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग सिर्फ खर्च करते हैं, और मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं और लायबिलिटीज को एसेट्स मान लेते हैं। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अमीर लोग उनके एसेट्स कॉलम पर फोकस करते हैं और बाकी लोग उनके इनकम स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं। 1974 में रे क्रॉक, जो कि मैकडोनल्ड्स के फाउंडर है, वो एमबीए स्टूडेंट को स्पीच दे रहे थे। रे क्रॉक ने एमबीए स्टूडेंट से पूछा कि मैं कौन से बिजनेस में हूं। इस पर सभी स्टूडेंट हंसने लगे। रे ने वापस पूछा, आपको क्या लगता है कि मैं कौन से बिजनेस में हूँ? स्टूडेंट्स वापस हंसने लगे और फाइनली एक निडर बच्चे ने कहा कि रे, किसे नहीं पता कि तुम हैमबर्गर बिजनेस में हो। इस पर रे कहते हैं, मुझे लगा ही था तुम ऐसा ही कहोगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं हूँ, मेरा बिजनेस है रियल एस्टेट। सभी लोग शॉक हो गए। उन्हें लगा कि मैकडोनल्ड्स तो हैमबर्गर बेचता है, तो फिर इसका रियल एस्टेट में बिजनेस कैसे है? मैकडोनल्ड्स अपनी फ्रेंचाइजी बेचता है और जो भी पर्सन ये फ्रेंचाइजी खरीदता है वो रे क्रॉक के ऑर्गेनाइजेशन के लिए रियल एस्टेट ही खरीदता है। आज मैकडोनल्ड्स के पास दुनिया भर में हर भीड़ वाली रोड के कॉर्नर में फ्रेंचाइजी है और मैकडोनल्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल रियल एस्टेट ओनर है। जब रॉबर्ट कियोसाकी छोटे थे तब उनके आसपास कोई भी मैकडोनल्ड्स नहीं था, लेकिन उनके रिच डैड ने उन्हें वही लेसन दिया था जो रे क्रॉक ने एमबीए स्टूडेंट को दिया था। और यही है अमीर लोगों का सीक्रेट नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। फाइनेंशियल स्ट्रगल का यही कारण है कि लोग उनकी पूरी जिंदगी किसी और के लिए काम करते हैं। रॉबर्ट कहता है कि प्रोफेशन और बिजनेस ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब भी वो किसी से पूछते हैं कि आपका बिजनेस क्या है, तो लोग कहते हैं कि वो एक बैंकर है। फिर रॉबर्ट उनसे पूछते हैं, क्या आप बैंक ओन करते हैं? तो कहते हैं, नहीं, मैं वहां पर काम करता हूँ। ऐसे लोग कंफ्यूज होते हैं उनके प्रोफेशन और उनके बिजनेस में। आपका प्रोफेशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आप बिजनेस कर सकते हैं। हमारे स्कूल के साथ ये प्रॉब्लम है कि जो आप वहां पर पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं। जैसे अगर कुकिंग सीखो तो शेफ बन जाओगे, अगर लॉ सीखो तो लॉयर बन जाओगे। प्रॉब्लम ये है कि इस चक्कर में लोग अपना बिजनेस नहीं करते, वो किसी और का ही बिजनेस करते हैं और किसी और को ही अमीर बनाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि अपना बिजनेस स्टार्ट करो, अपना जॉब मत छोड़ो, लेकिन उसके साथ साथ रियल एसेट खरीदो, लायबिलिटीज मत खरीदो। जैसे आप अगर कोई नई कार लेते हैं तो उसी वक्त उस कार की कीमत 25% से कम हो जाती है। ये आपकी रियल एसेट नहीं है, लेकिन आपका बैंकर आपको कार एक एसेट है ऐसा ही कहेगा, क्योंकि इसमें उसका ही फायदा है। इसीलिए अपने खर्चे कम रखो, लायबिलिटीज कम करो और एक सॉलिड एसेट का बेस तैयार करो। एसेट जैसे ऐसा बिजनेस जिसे चलने के लिए आपकी जरूरत ना हो। अगर आप उसे चला रहे हो तो वो बिजनेस नहीं, आपकी जॉब है। आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या किसी म्यूजिक, स्क्रिप्ट या पेटेंट से भी रॉयल्टीज मिलना, ये भी एसेट ही है। या कोई भी ऐसी चीज जिसे वैल्यू हो, उससे इनकम मिले, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहे और उस चीज का एक रेडी मार्केट हो जहां उसे बेचा जाए। ऐसे एसेट हमें एक्वायर करने हैं। रॉबर्ट के पुअर डैड उन्हें एक सेफ सिक्योर जॉब ढूंढने के लिए कहते थे, लेकिन उनके रिच डैड उन्हें रियल एसेट्स एक्वायर करने के लिए कहते थे। जो एसेट्स आपको पसंद है वो आप खरीदे, क्योंकि एसेट्स को हमें देखभाल भी करनी पड़ती है। अगर आपको रियल एस्टेट पसंद है तो आप रियल एस्टेट खरीदे, अगर आपको पेपर एसेट्स पसंद है तो आप वो खरीदे। रॉबर्ट कहता है, अगर आप कोई भी लग्जरी खरीदना चाहते हैं, जैसे कोई महंगी कार, तो पहले अपने एसेट से उतना पैसा जनरेट करो और उस एक्स्ट्रा पैसों से लग्जरी खरीदो। लेसन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। रिच डैड ने इस खेल को स्मार्टली खेला और ऐसा उन्होंने कॉर्पोरेशंस की मदद से किया, जो कि अमीर लोगों का सबसे बड़ा सीक्रेट है।
रॉबर्ट कहता है कि जब वो स्कूल में थे तब उनके टीचर्स रॉबिन हुड की कहानी सुनाते थे, जो कि अमीर लोगों से पैसा चुरा कर गरीबों में बांट देता था। रिच डैड रॉबिन हुड को हीरो नहीं मानते। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमीर लोगों ने ज्यादा पैसे पे करने चाहिए और गरीबों को देने चाहिए, लेकिन ये मिडिल क्लास लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं और अमीर लोगों को उतने टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते। रॉबर्ट के रिच डैड टैक्सेस की हिस्ट्री में माहिर थे। रिच डैड कहता है कि टैक्सेस का आइडिया लोगों ने इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्हें ऐसा बताया गया कि टैक्सेस सिर्फ अमीर लोगों को पनिश करने के लिए है, इसीलिए लोगों ने इसे अपना लिया। लेकिन इसका इफेक्ट सिर्फ पुअर और मिडिल क्लास लोगों पर ही हुआ, और जैसे ही गवर्नमेंट को पैसे की टेस्ट लगी उनकी भूख और बढ़ती चली गई। लेकिन रिच लोग कॉर्पोरेशंस की पावर को समझ गए। कॉर्पोरेशन का मतलब कोई बड़ी बिल्डिंग या फैक्ट्री या बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि एक लीगल बॉडी बनाता है बिना सोल के। कॉर्पोरेशंस पर किसी भी इंडिविजुअल से कम टैक्स लगता है। जितना ज्यादा आप हार्डवर्क करोगे उतना ही ज्यादा पैसा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। हर बार लोग अमीर लोगों को सजा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। रिच लोग ऐसे बैठकर टैक्सेस पे नहीं करते, बल्कि वो दूसरे रास्ते ढूंढते हैं जिससे वो लीगली उनका टैक्स का बोझ कम कर सकते हैं। वो स्मार्ट लोगों को हायर करते हैं जिससे उन्हें और फायदा होता है। अमीर और ज्यादा अमीर फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से होते हैं, और फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने के लिए हमें इन चीजों में अच्छा होना है। नंबर 1 अकाउंटिंग ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें नंबर्स रीड करना और समझने की एबिलिटी देता है, और बड़ा एम्पायर बनाने के लिए ये स्किल होनी ही चाहिए। नंबर 2 इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग साइंस है पैसों से पैसा बनाने का, और ये आपके राइट साइड का ब्रेन इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसके लिए हमें क्रिएटिव होना पड़ता है। नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। मार्केट की अंडरस्टैंडिंग सप्लाई और डिमांड समझना है। हमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी देखने हैं जो इमोशन से चलते हैं, और हमें फंडामेंटल्स भी देखने हैं। नंबर 4 द लॉ। जब हमें लॉ समझ आता है तभी हम टैक्स एडवांटेज का फायदा ले सकते हैं, कॉर्पोरेशंस की पावर को समझ सकते हैं। अब हम कॉर्पोरेशंस को मिलने वाले टैक्स एडवांटेजेस देखेंगे। एक कॉर्पोरेशन बहुत कुछ कर सकती है जो कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं कर सकता। वो अपने खर्चे पहले कर सकती है, बाद में टैक्स पे कर सकती है। एम्प्लॉय को अर्निंग पर टैक्स पे करना पड़ता है, और कॉर्पोरेशंस पहले सारे खर्चे करती है और बचे हुए अमाउंट पर टैक्स देती है। जब आप कॉर्पोरेशंस ओन करते हैं तब आपके वैकेशन, हवाई में बोर्ड मीटिंग्स हो सकते हैं, कार पेमेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, ये सब कंपनी के खर्चे हो सकते हैं, और ये सब आप एक्सपर्ट्स की मदद से लीगली कर सकते हैं। लेसन नंबर 5 द रिच इन्वेंट मनी। रिच डैड कहता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल एसेट जो हम सबके पास है वो है हमारा दिमाग, और ये बहुत सारी वेल्थ बना भी सकता है और चाहे तो गरीबी भी बना सकता है। इसीलिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करना बहुत जरूरी है। जब लोग पूछते हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बनाने की क्या जरूरत है, तो रॉबर्ट कहता है कि मैंने अपने आप को फाइनेंशियली ट्रेन किया क्योंकि मुझे पैसा बनाना था और मुझे पार्टिसिपेट करना था दुनिया के सबसे तेजी से खेले जाने वाले खेल में। रॉबर्ट कहता है कि अर्ली 90s में फिनिक्स अरिजोना की इकोनॉमी बहुत ही खराब थी, और एक फाइनेंशियल प्लानर लोगों को $100 सेव करने के लिए कह रहा था। उसका मानना था कि 40 साल बाद आप एक मिलियनर बन जाओगे। रॉबर्ट कहता है कि सेव करना एक अच्छी आइडिया है, लेकिन ये लोगों को बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं देखने देती, जहां पर अगर वो इन्वेस्ट करे तो वो सेविंग से ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते थे। और जैसे कि अरिजोना की इकोनॉमी बहुत खराब थी, तो वहां पर इन्वेस्टर को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। जो घर $1 लाख का था वो $75,000 में मिल रहा था, लेकिन लोकल एजेंट से घर खरीदने के बजाय रॉबर्ट कियोसाकी ने बैंक्रप्सी अटर्नी से घर खरीदना पसंद किया, जहां पर उन्हें $75,000 का घर $20,000 या फिर उससे भी कम कीमत पर मिल गए। रॉबर्ट के पैसे उस समय स्टॉक मार्केट में लगे थे, तो उन्होंने उनके दोस्त से $2,000 लोन लिया 90 डेज के लिए, जिस पर उन्हें $200 पे करने थे इंटरेस्ट के। उन्होंने डाउन पेमेंट के $2,000 भर दिए, और जब तक ये घर उनके नाम पर होते तब तक उन्होंने एड रन की कि $75,000 का घर सिर्फ $60,000 में, और कुछ ही समय में फोन आने शुरू हो गए। और जैसे रॉबर्ट ने वो घर लीगली खरीद लिए तो उन्होंने वापस उसे बेच दिया। रॉबर्ट ने उस बायर से प्रोसेसिंग फी चार्ज की $2,500, और उससे उन्होंने उनके दोस्त का लोन पे किया।
रॉबर्ट कियोसाकी ने वो घर $60,000 में बेचा था जिसकी कीमत उन्हें $20,000 पड़ी थी। रॉबर्ट ने सिर्फ 5 घंटे काम करके $40,000 अपने एसेट कॉलम में जोड़ दिए थे और ये सिंपल एग्जाम्पल था मनी इन्वेंट करने का। रॉबर्ट इन सब पैसों को टैक्स से बचाने के लिए अपनी प्राइवेट कंपनी के अंडर ही इन सब ट्रांजैक्शन को किया करते थे और अपने पैसों को प्रोटेक्ट करते थे। आप अपने आप से पूछो कि 1,90,000 सेव करने में कितने साल लगेंगे और क्या आपकी बैंक आपको 10% रिटर्न देगी? शायद नहीं। इसीलिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। इससे आप जितने चाहे उतने पैसे बना सकते हैं। पिछले एग्जाम्पल में रॉबर्ट कियोसाकी ने बिना पैसे से पैसे बनाए। रॉबर्ट कहता है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए आप में ये 4 स्किल होनी चाहिए। नंबर 1 अकाउंटिंग, नंबर 2 इन्वेस्टिंग, नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स और नंबर 4 द लॉ। इन स्किल से आप अपना फाउंडेशन मजबूत कर सकते हैं और जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हैं। सिर्फ फाइनेंशियली एजुकेटेड लोग ही ऐसी डील्स लेते हैं जो कि हाईली स्पेकुलेटिव होती है। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी कई छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि कुछ ही दिनों में स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होने जाती है। रॉबर्ट कहता है कि अगर आप पैसा लगा के प्रार्थना करते हो कि वो पैसा बढ़ जाए तो ये सट्टेबाजी है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के साथ सोच समझकर पैसा लगा रहे हो तो ये सट्टेबाजी नहीं है। अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आप में ये स्किल्स होनी चाहिए। नंबर 1 फाइंड एन अपॉर्चुनिटी दैट एवरीवन मिस। आपको अपने दिमाग से ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखनी है जो बाकी लोग अपनी आंखों से ना देख पाए। नंबर 2 रेज मनी। एक एवरेज इंसान बैंक जाता है पैसे लेने के लिए, लेकिन कई तरीके हैं जिससे आप कैपिटल रेज कर सकते हैं। आपको ये तरीके पता कर लेने हैं। नंबर 3 ऑर्गेनाइज स्मार्ट पीपल। इंटेलिजेंट वही है जो अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को हायर करता है और मैनेज करता है। लेसन नंबर 6 वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। एक दिन एक लेडी रॉबर्ट कियोसाकी का न्यूज़पेपर के लिए इंटरव्यू ले रही होती है। तब वो लेडी कहती है कि रॉबर्ट, मैं तुम्हारी तरह बेस्ट सेलिंग ऑथर बनूंगी। इसके बाद रॉबर्ट कियोसाकी ने कुछ आर्टिकल्स पढ़े। रॉबर्ट उस लेडी की राइटिंग से इंप्रेस हुए। उसके आर्टिकल्स लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने वाले थे। रॉबर्ट ने कहा कि तुम्हारे आर्टिकल्स बहुत ही अच्छे हैं, तुम्हारी लिखने की स्टाइल भी अच्छी है, तो तुम्हें सक्सेसफुल होने से क्या रोक रहा है? उस पर वो लेडी कहती है कि सभी लोग कहते हैं कि मेरी नॉवेल्स अच्छी है, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं होता। क्या आप मुझे कुछ सजेस्ट करोगे? इस पर रॉबर्ट ने कहा, हाँ जरूर। सिंगापुर में मेरा एक दोस्त है जो कि एक स्कूल चलाता है जहां पर वो सेल करने की ट्रेनिंग देता है, तो तुम्हें उसके कुछ कोर्सेज लेने चाहिए। इस बात पर वो लेडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर की डिग्री ली है और मैं स्कूल जाके ये सेल्स क्यों सीखूं? इसके बाद रॉबर्ट उस लेडी ने लिखे नोट्स पर उसका ध्यान लेके जाते हैं। रॉबर्ट कहता है कि देखो, तुमने यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग ऑथर लिखा है, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। मैं एक बहुत ही खराब राइटर हूँ, लेकिन मैं सेल्स स्कूल गया हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो मास्टर की डिग्री है। अगर तुम सेल्स सीख गई तो तुम दोनों भी बन जाओगी, बेस्ट सेलिंग ऑथर और बेस्ट राइटिंग ऑथर। इस पर वो लेडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और रॉबर्ट को भला बुरा कह के वहां से चली गई। वो एक नई स्किल सीखना नहीं चाहती थी जिससे उसका इनकम डबल हो जाता। रॉबर्ट कहता है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग और लॉ का मिक्सचर होता है। रॉबर्ट कहता है कि जिस स्किल में हम अच्छे नहीं हैं, उस स्किल को हमें सुधारना है। रॉबर्ट सेलिंग में अच्छे नहीं थे क्योंकि वो एक शाय पर्सन थे। इसे सुधारने के लिए उन्होंने जेरोक्स कॉर्पोरेशन ज्वाइन की, जहां पर उन्हें सेल्स की ट्रेनिंग मिली। वहां पर उन्होंने 4 साल तक काम किया और देखते ही देखते टॉप 5 सेल्समैन की लिस्ट में वो आ गए थे। इसके बाद उन्होंने वो जॉब छोड़ दिया। रॉबर्ट कहता है कि बहुत से लोग सिर्फ एक स्किल पीछे होते हैं अमीर बनने के, इसीलिए अपने आप पर इन्वेस्ट करो, नए नए स्किल सीखते रहो। लेसन नंबर 7 ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। समझो आप एक बार फाइनेंशियल एजुकेटेड बन गए, फिर भी आपके सामने ये प्रॉब्लम्स आएगी जिसे पार करके आप बहुत पैसा बना पाएंगे। नंबर 1 फियर, नंबर 2 साइनिसिज्म, नंबर 3 लेजीनेस, नंबर 4 बैड हैबिट्स, नंबर 5 एरोगेंस। नंबर 1 ओवरकमिंग फियर। रॉबर्ट कहता है कि मैं ऐसे किसी से नहीं मिला जिसे पैसे खोने का डर नहीं है, लेकिन मैं ऐसे किसी अमीर इंसान से नहीं मिला जिसने पैसे खोए ना हो। पैसे खोने का डर तो सभी को होता है, बस हमें उस डर को हैंडल करना आना चाहिए। रिच डैड कहते हैं कि मुझे टेक्सास और टेक्सास के लोग पसंद है, वहां पर सब कुछ बड़ा है। अगर जीते तो बड़ी जीत और अगर हारे तो बड़ी हार।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हारना पसंद है। इसका ये मतलब है कि वो लोग कैसे रिस्क, रिवॉर्ड और फेलियर को देखते हैं। रिच डैड कहते हैं कि बहुत से लोग फाइनेंशियल सक्सेसफुल ना होने का कारण ये है कि वो बहुत डरते हैं खोने से, और जीतने का ये मतलब है कि हारने से ना डरना। बहुत से लोगों का डर जीतने की खुशी से ज्यादा बड़ा होता है। इसकी वजह से वो कभी जीत ही नहीं पाते। फाइनेंशियल लॉस हमें और ज्यादा मजबूत बनाता है, जिससे हम वापस फाइनेंशियली जीत सके। रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि फेलियर विनर्स को इंस्पायर करता है और लूजर्स को डिफीट करता है। नंबर 2, ओवरकमिंग साइनिसिज्म। आपने उस मुर्गे की कहानी सुनी होगी कि जिसे लगता है आसमान गिर रहा है, और जब बात आती है इन्वेस्टिंग की, तब दुनिया में ऐसे बहुत मुर्गे भर जाते हैं। इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा, वगैरह वगैरह। और ऐसे समय पर बहुत हिम्मत चाहिए होती है इन सब अफवाहों पर विश्वास न करने की और इन्वेस्ट करने की। लेकिन ये बेस्ट टाइम माना जाता है इन्वेस्ट करने का। रॉबर्ट हमें एग्जाम्पल देते हैं कि उनका एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आया था। उस समय फिनिक्स में मंदी चल रही थी। उस समय उनके दोस्त ने एक घर खरीद लिया जिसकी कीमत $65,000 थी, लेकिन वो $40,000 में उन्हें मिला। लेकिन 2 हफ्ते के बाद वहां के एजेंट ने रॉबर्ट से कहा कि आपके दोस्त ने वो घर बेच दिया है। रॉबर्ट ने तुरंत उस दोस्त को कॉल किया तो उसने कहा कि मेरे पड़ोसी ने कहा कि वो घर की डील अच्छी नहीं है और बहुत महंगी है। रॉबर्ट ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारा पड़ोसी इन्वेस्टर है? उसने कहा कि नहीं। रॉबर्ट ने कहा, फिर तुमने उसकी बात क्यों मानी? उसके दोस्त ने ऐसे कुछ कारण बताए और फोन रख दिया। कुछ सालों के बाद फिनिक्स में रियल एस्टेट अच्छे चलने लगा, और जो घर रॉबर्ट के दोस्त को 40,000 में मिल रहा था उसकी कीमत $1,00,000 हो गई थी। उसके पड़ोसी की बात मानकर उसके हाथ से एक अच्छी खासी डील चली गई थी। नंबर 3, ओवरकमिंग लेजीनेस। रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि लेजीनेस को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि थोड़ा सा लालची बनना। नंबर 4, ओवरकमिंग बैड हैबिट्स। हमारी जिंदगी हमारे एजुकेशन से भी ज्यादा हैबिट से कंट्रोल होती है। रिच डैड कहते हैं हमें सबसे पहले अपने आप को पे करना चाहिए। लोग सबसे पहले अपने बिल्स पे करते हैं, जो कि एक बुरी आदत है। हमें सबसे पहले सेव करना चाहिए जिसे हम इन्वेस्ट कर सके। नंबर 5, ओवरकमिंग एरोगेंस। अहंकार जब आता है तब पैसे नहीं बनते। कुछ अगर हमें नहीं आता तो उसे एक्सेप्ट करो और नॉलेज लो। लेसन नंबर 8, गेटिंग स्टार्टेड। अब हम हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने के 10 स्टेप्स देखेंगे। स्टेप नंबर 1, फाइंड अ रीजन ग्रेटर देन रियलिटी, द पावर ऑफ स्पिरिट। आपको कोई भी काम क्यों करना है ये क्लियर होना चाहिए, और आपका कारण बड़ा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, मेक डेली चॉइसेस, द पावर ऑफ चॉइसेस। हम क्या चूज करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुअर लोग पुअर स्पेंड करना चूज करते हैं, इसीलिए वो पुअर रह जाते हैं, और रिच लोग सही चूज करते हैं, सही स्पेंडिंग चॉइस करते हैं, इसीलिए वो अमीर बन जाते हैं। स्टेप नंबर 3, चूज फ्रेंड्स केयरफुली, द पावर ऑफ एसोसिएशन। जैसे हमें पता है हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वैसे बनने लगते हैं, इसीलिए अपने दोस्त सही से चुने। स्टेप नंबर 4, मास्टर फॉर्मूला एंड देन लर्न अ न्यू वन, द पावर ऑफ लर्निंग क्विकली। सीखते रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए अलग अलग चीजें सीखते रहे। स्टेप नंबर 5, पे योर सेल्फ फर्स्ट, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। हमने ये टॉपिक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज क्लॉसन इस बुक में भी देखा था, जिसमें हमने अपनी इनकम का 10% सेव करना सीखा था। जब भी आपकी इनकम आए तो खर्चा करने से पहले हमें 10% सेव करना है। हमें कभी भी बड़े डेट में नहीं फंसना है। स्टेप नंबर 6, पे योर ब्रोकर्स वेल, द पावर ऑफ गुड एडवाइस। बहुत से लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स पसंद करते हैं, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि सही एडवाइस देने वाले प्रोफेशनल को हमें अच्छे पैसे देने चाहिए, तभी वो हमारे लिए अच्छे से काम करेंगे और हमें प्रॉफिट बना कर देंगे। स्टेप नंबर 7, बी एन इंडियन गिवर। हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे पैसों से हमें रिटर्न कब तक मिलेगा, और इसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे पैसों के साथ हमें और कौन सी एसेट फ्री में मिल रही है। जैसे मैकडॉनल्ड जब फ्रेंचाइजी बेचते हैं तब रियल एस्टेट भी उन्हें मिलती है। स्टेप नंबर 8, यूज एसेट्स टू बाय लग्जरीज, द पावर ऑफ फोकस। जब हमारे एसेट से इनकम आने लगे तभी हमें लग्जरीज खरीदनी है। स्टेप नंबर 9, चूज हीरोज, द पावर ऑफ मैथ। हमें रोल मॉडल्स चुनने चाहिए जिसे देखकर हम मोटिवेट हो सके। अगर वो कुछ कर सकते हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं। स्टेप नंबर 10, टीच एंड यू शैल रिसीव, द पावर ऑफ गिविंग। जितना आप दूसरों को दोगे, चाहे वो नॉलेज हो या फिर पैसा, आपके पास उतना ही पैसा वो वापस आएगा। इसीलिए देना भी सीख लो, जरूरतमंद लोगों को मदद करो।
तो दोस्तों ये थी इस बुक रिच डैड पुअर डैड की एक डिटेल बुक समरी। आई होप कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस देखने के लिए आप अपने इस चैनल इन्वेस्टमेंट वैली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे और आप अमीर बन सके। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।